आज सुबह से वो अपने कमरे में बंद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने ही ख्यालों में उलझी बैठी थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास ही ना हुआ। अचानक से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा और वो एकदम से हड़बड़ाई और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे इसकी बड़ी बहन खड़ी थी। वो बोली, हुमा उठ जाओ, क्यों खुद को कमरे में बंद किया है। इसका घर बेशक कच्चा था, वो कच्चा घर इन सब के लिए जन्नत था, क्योंकि वो इनके सर ढांपने का वाहिद जरिया था। हुमा एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी काली सियाह आंखें, लंबे बाल और गोरी रंगत इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती। हुमा जितनी खूबसूरत थी, गुर्बत ने इसकी खूबसूरती को मान नहीं पड़ने दिया था। इसकी खूबसूरत आंखें हर वक्त काजल से भरी रहती। इसकी आंखें लंबी और पलकें घनी होने की वजह से इसका चेहरा और भी खूबसूरत लगता। हुमा 8 साल की थी जब इसके बाप का इंतकाल हो गया। इसका बाप नशा करता था और नशे ने इसको अंदर से इतना खा लिया कि वो अपनी छोटी छोटी बेटियों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया और इन दोनों की जिम्मेदारी अकेली इनकी माँ पर आ गई। वो एक कम गुंजान आबाद इलाके के एक कच्चे घर में रहते थे जिसकी 4 दीवारें भी नहीं थी। ऐसे ही खुला सहन, 2 कमरे और एक रसोई थी जिसमें इसकी माँ इनके लिए खाना बनाती थी और एक हैंड पंप इस घर में मौजूद सहूलियात में से एक सहूलत थी। लेकिन जितनी सहूलियात इनको अल्लाह ताला ने दी थी वो इस पर बहुत खुश थे, क्योंकि इनकी माँ ने हमेशा इनको इज्जत की जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया था। हुमा इतनी खूबसूरत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें एक कमी फिर भी रख दी थी। इसकी कुव्वत समात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। जब वो पैदा हुई तभी डॉक्टर्स ने इस बात का इंकशाफ किया था कि ये बच्ची शायद कभी बोल ना सके। तो जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इसके माँ बाप ने देखा वो सुन तो सकती है लेकिन बोल नहीं सकती। हुमा की एक बड़ी बहन हिना थी, बस वो 2 ही बहनें थी। इनका कोई भाई नहीं था। वालिद की वफात के बाद इनकी माँ ने इनकी तरबियत में कोई कमी न छोड़ी थी। माँ दिन रात मेहनत मजदूरी करती, वडेरों के डेरों पर जाकर काम करती, इनके खेतों में काम करती, तब इनके घर का चूल्हा जलता। हुमा 15 साल की हो गई। बड़ी होकर वो और भी ज्यादा खूबसूरत निकली। वो हर बात पर अपनी माँ और बहन से इशारों से बात करती थी और वो इसकी बात को अच्छे तरीके से समझ भी लेती थी। हुमा छोटी होने की वजह से माँ के साथ साथ ही रहती। जब भी माँ वडेरों के घरों और डेरों पर काम करने जाती तो हुमा अपनी माँ के साथ ही होती। एक दिन हुमा माँ के साथ वडेरा अब्दुल रहमान की हवेली पे जा रही थी। हवेली काफी फासले पर थी। हुमा चलते चलते थक गई और इशारे से माँ को कहने लगी, माँ मुझे थोड़ी देर के लिए सांस लेना है। माँ बेटी दोनों एक पीपल के दरख्त के साए में बैठ गईं। गर्मी इतना ज्यादा थी और हवा भी ना होने के बराबर। गर्मी की वजह से हुमा का दिल घबरा रहा था। वो पीपल के दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। माँ भी थोड़े फासले पर ही बैठी थी कि अचानक से हुमा का दुपट्टा उड़कर दूर जा गिरा। माँ हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगी और बोली, हवा तो नहीं, तुम्हारा दुपट्टा कैसे उड़ा। हुमा ने इशारे से जवाब दिया, पता नहीं। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी उठी और हवेली चली गई। जब वो वापस आ रही थी, एकदम से हुमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसके साथ साथ चल रहा हो। वो एकदम से पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे से कोई भी नजर नहीं आया। फिर इसने माँ की तरफ देखा। माँ तो अपने ध्यान से चलती जा रही थी। हुमा बहुत हैरान हुई। खैर, इसने इस चीज को इग्नोर किया। माँ के साथ कदम मिला मिलाकर चलने लगी। जब वो घर पहुंची, हिना ने इन दोनों के लिए खाना तैयार करके रखा था। वो माँ बेटियां रूखी सूखी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती, लेकिन आज पता नहीं क्यों हुमा का कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। इसने बहन की तरफ नाक चिढ़ाकर देखा। हिना इसकी इस बात से समझ गई थी कि इसको आज का खाना पसंद नहीं आया। वो बोली, क्या बात है हुमा, क्या खाना आज अच्छा नहीं लगा। हुमा ने हाँ में सर हिलाया और उठकर दूसरे कमरे में चली गई। माँ को बहुत परेशानी हुई कि पता नहीं क्यों आज हुमा ने खाना नहीं खाया। पहले तो कभी इसने ऐसा नहीं किया, तो वो तो हर चीज शौक से खा लेती है। ये नफरत तो कभी इसने की ही नहीं।
तो फिर आज इसने ऐसा क्यों किया? हुमा हमेशा अलग कमरे में रहती, जबकि इसकी माँ और बहन दूसरे कमरे में होती। ये अपने कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखती। इसने अपने हाथ से बनाए हुए बहुत से डेकोरेशन पीस अपने कमरे में सजाकर रखे हुए थे। ये इनको देखकर ही खुश होती। अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इसकी ये खुशी कुछ ही पल की है। वो जैसे ही खाना छोड़कर अपने कमरे में गई, वो आंखें बंद करके अपनी चारपाई पे लेट गई। इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसके पास बैठा हो और इसकी आंखों को मुसलसल देखे जा रहा हो। वो एकदम से उठकर बैठ गई। जब इसने इधर उधर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। इसने अपने दिल में सोचा, उसे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई इसके बहुत करीब है। अभी तो वो सोच ही रही थी कि सच में किसी ने उसे अपने बाजू में जकड़ लिया। इसने बहुत कोशिश की कि वो आवाज निकाले, किसी को बुलाए, लेकिन वो तो बोल ही नहीं सकती थी। इसने बहुत कोशिश की खुद को छुड़वाने की, लेकिन वो नाकाम रही। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे कोई अपना मुंह इसकी आंखों के करीब लेकर आ रहा है। इसने हाथ पांव मारना शुरू किए, साथ ही छोटी सी टेबल पर पड़ा गुलदान वो नीचे गिर गया और टूट गया। इसकी माँ और बड़ी बहन भागती हुई उसके कमरे की तरफ आई, लेकिन हुमा माँ और बहन को देखकर हड़बड़ाकर उठी और अपनी माँ के गले लग गई। माँ बोली, क्या बात है बेटा, तुमने खाना भी नहीं खाया और गुलदान भी तोड़ दिया, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अगर खाना पसंद नहीं था तो बता देती, बहन तुम्हारे लिए कुछ और बना देती। वो नफी में सर हिलाने लगी, जैसे वो कहना चाह रही हो, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ इधर ही चारपाई पर बैठ गई। वो माँ की गोद में सर रखकर लेट गई और उसे पता ही न चला कब वो नींद की आगोश में चली गई। माँ भी उठकर अपने कमरे में चली गई। रात को तकरीबन 1 बजे का टाइम था। हुमा की आंख खुली। इसने फिर महसूस किया जैसे कोई इसके पास बैठा है और बार बार इसकी पेशानी और इसके बालों में हाथ फेर रहा है। पहले तो वो समझी शायद माँ अभी तक मेरे पास ही बैठी है, लेकिन जब इसने आंखें खोली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन फट जाएगी। ये जो मंजर इसकी आंखों के सामने था, ये दिल को दहला देने वाला मंजर था। इसके करीब एक खूबसूरत मर्द बैठा था। जब बार बार अपने हाथों की उंगलियों को इसके बालों में फेर रहा था, वो एकदम से हड़बड़ा के उठी, लेकिन जब वो उठ के बैठी तो वो आदमी वहां से गायब हो गया। वो बहुत हैरान थी कि ये कौन था। वो जल्दी से उठी और कमरे का दरवाजा खोला। वहां तो कोई भी ना था। वो इतनी बहादुर थी कि अकेले सोते हुए उसे डर नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों आज इसको इतना डर महसूस हो रहा था। माँ और बहन दोनों अपने कमरे में सो रही थी। इसने मुनासिब नहीं समझा कि इनको जगाए। वो दोबारा से अपनी चारपाई पर लेट गई। अब इसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ऊंची आवाज से कहका लगा रहा हो। परेशानी बढ़ती ही जा रही थी इसकी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब इसने इरादा बनाया कि कल वो ये सारा माजरा अपनी अम्मी को बता देगी। जैसे ही सुबह हुई, इसने देखा माँ तो अपने कमरे में ही नहीं थी। इसने अपनी बहन से पूछा तो इसने बताया माँ को वडेरों की हवेली पर काम था, इसलिए वो सुबह ही निकल गई। वो बहुत परेशान थी। फिर इसने सोचा क्यों न ये बात अपनी बहन को बता दूं, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि वो इसकी बात को समझेगी नहीं और इसका यकीन नहीं करेगी। इसीलिए इसने हिना को ये बताना मुनासिब न समझा और इसने माँ के आने का इंतजार किया। आज वो सारा दिन घर पे ही रही। बहन के साथ छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगी। जैसे ही वो कामों से फारिग हुई, एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ इनके घर आया और बोला, तुम्हारी माँ वडेरों की हवेली से वापस आ रही थी कि अचानक इसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया और इसका बहुत सा खून बह रहा है। वडेरा इसको लेकर हॉस्पिटल गया है। ये बात सुनकर इन दोनों बहनों के औसान खता हो गए। इनकी जान में जान न रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें। उन्होंने इस बच्चे से मदद मांगी कि हमें किसी तरह से हॉस्पिटल ले चलो। वो दोनों इस बच्चे को साथ लेकर अस्पताल की तरफ चल दी। इधर कुछ फासले पर ही एक छोटा सा अस्पताल था जहां इनकी माँ को ले जाया गया था।
راستے میں انہیں وڈیرا عبد الرحمان کا نوکر بھی ملا تھا۔ انہیں ساتھ لے کر وہ ہسپتال چلا گیا۔ ہسپتال جا کر یہ دونوں بہنیں بہت روئیں کیونکہ ان کی ماں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا ہے اور خون کی اشد ضرورت ہے۔ دونوں بہنوں کا بلڈ ماں کے ساتھ سیم تھا، اسی لیے دونوں نے ماں کو بلڈ دیا تاکہ ان کی ماں کی زندگی بچ جائے۔ 2 دن ان کی ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رہی۔ تیسرے دن آخر کار ایک ڈاکٹر نے ان دونوں بہنوں کو بتایا ان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ دن ہما پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ وہ ماں ہی ان کا واحد سہارا تھی، وہ بھی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ہما اپنی بہن کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بڑی بہن تو خود ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، وہ اسے کیا سہارا دیتی۔ دونوں بہنیں بے جان ہو کر وہیں پر کھڑی رہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں۔ اس بات کا علم وڈیرے کو ہو گیا۔ اس نے ہما کی ماں کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کیا اور باقی تدفین کی ساری ذمہ داری بھی وڈیرے نے لے لی۔ ہما کا رو رو کر برا حال تھا۔ جب ماں کا جنازہ اٹھایا گیا ہما کو لگ رہا تھا وہ ساتھ ہی مر جائے گی، لیکن وقت رکتا نہیں، ماں کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ اب وہ دونوں بہنیں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ ہما کی بڑی بہن کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے ساری ذمہ داری ہما کے سر پر آن پڑی۔ اب ہما اپنی ماں کی جگہ وڈیروں کی حویلی میں کام کرتی۔ ایک دن وہ کام سے واپس آ رہی تھی کہ وہ سانس لینے کے لیے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ جیسے ہی بیٹھی اسے لگا کوئی اس کے بہت قریب بیٹھا ہے، لیکن اس نے دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ رو رو کر پہلے ہی اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ وہ آنکھیں جو کبھی کاجل سے خالی نہیں ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں گزر چکے ہوں، لیکن ان آنکھوں میں کبھی کاجل لگایا ہی نہ گیا ہو۔ ایک دم سے ہما کو محسوس ہوا کوئی اونچی آواز میں رو رہا ہے۔ اس کو بہت خوف محسوس ہوا اور وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئی اور ایک دم سے جا کے موٹر سائیکل کے ساتھ جا ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں چارپائی پر لیٹی تھی اور اس کی بہن اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کی بہن نے اس کو بتایا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، ایک آدمی تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ ہما کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا چیز ہے جو اسے بار بار ڈراتی ہے۔ ہما کو خیال آیا کہ اپنی بہن کو یہ بات بتا دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس نے یہ بات ماں کو بتانے کی کوشش بھی کی تھی، تو اسی دن اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بہن کو بتانے سے کوئی اور نئی مصیبت نہ آن پڑے، اس لیے وہ خاموش رہی۔ اگلے دن وڈیروں کی حویلی میں فنکشن تھا۔ وہ اپنی بہن کو بتا کر گئی تھی کہ وہ آج لیٹ آئے گی کیونکہ کام بہت زیادہ ہے۔ آج وہ سارا دن کام کر کے چکنا چور ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے لیے لوٹی، سڑک پر مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہاں پر کوئی انسان نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت ڈری سہمی اکیلی ہی اپنے راستے پر چلی جا رہی تھی کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اونچی آواز میں چلائے تاکہ کوئی اس کی مدد کر سکے، لیکن وہ بہت مجبور اور بے بس روتی رہی اور پکڑنے والے کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنا بازو نہ چھڑوا سکی۔ اس نے آج اتنے دنوں بعد آنکھوں میں کاجل لگایا تھا اور وہ سارا کاجل بہہ کر اس کے منہ پر آ گیا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کوئی اس کے منہ کو اپنے انگلیوں سے صاف کر رہا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن وہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ بہت ہی ہمت اور کوشش کے بعد آخر وہ اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر کیسے پہنچے۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ بہن اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا بات ہے ہما، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ رات بھی اتنا زیادہ ہو گئی ہے، تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ بار بار ہما کا کندھا ہلا رہی تھی اور ہما بے حس و حرکت اپنی ہی جگہ پر بیٹھی تھی۔ بہن بھی اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ آج ہما نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہن کو ساری بات بتا دے گی، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بہن کی چارپائی کے پاس گئی، اس نے دیکھا وہ سو گئی تھی۔
ये भी अपनी चारपाई पे लेट गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होने से पहले पता नहीं किस टाइम इसकी आंख लग गई और उसे पता ही न चला। फिर एकदम से बहन के चीखने पर इसकी आंख खुली। जब इसने देखा तो इसकी बहन को करंट लग गया था और बिजली ने इसको एक झटके से दूर फेंक दिया था। अपनी बहन के पास गई तो इसने देखा इसकी बहन बिल्कुल बेहिस और बेहरकत पड़ी थी और इसका जिस्म बहुत भारी महसूस हो रहा था। वो भागकर साथ वाले घर गई। वहां से एक बूढ़ी माँ को बुला कर ले आई। उन्होंने आकर देखा और बताया, तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। हुमा को लग रहा था इस दुनिया में रहना इसका महाल हो गया था। एक बहन का ही सहारा बचा था, वो भी इससे छिन गया। वो ज़ारों कतार रोई जा रही थी। वो बूढ़ी माँ उसे तसल्ली देती रही। जैसे ही वडेरों को इस बात की खबर हुई, उन्होंने हुमा की बहन की तदफीन का सारा इंतजाम किया और हुमा को अपने साथ हवेली ले गए। अब ऐसे वाकयात हुमा की जिंदगी में रोज का मामूल बन चुके थे। अब तो कोई रिश्तेदार बाकी न था जिसे वो खो देती। अब इसने खुद को मजबूत बनाया कि वो हर बात सहेगी और इसकी वजह से अब कोई और जिंदगी जाया नहीं होगी। जो कुछ हुआ वो उसे बर्दाश्त करेगी, लेकिन किसी को ये बात नहीं बताएगी। हुमा को वडेरा अब्दुल रहमान और इसकी बीवी ने नौकरों के क्वार्टर वाली साइड पर एक छोटा सा कमरा दे दिया। इससे बोला, किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो इनसे कह दे, वो इसकी हर जरूरत पूरी करेंगे, क्योंकि ये इनकी जदी पुश्ती मुलाजमों की बेटी थी। वो इसको किसी भी चीज की कमी नहीं आने देंगे। हुमा ने इस क्वार्टर में रहना शुरू कर दिया, लेकिन वो वाकयात इसकी जिंदगी से नहीं गए थे। इसकी बहन की मौत के बाद कुछ दिन के लिए इसके साथ ऐसे वाकयात होना बंद हो गए, लेकिन फिर से वही काम शुरू हो गया। हर रोज कोई नया वाकया हो जाता। आज चांद की 14वीं तारीख थी। हुमा ने मामूल के मुताबिक नहा धोकर कपड़े पहने और अपनी आंखों में काजल लगा लिया। अभी वो शीशे के आगे खड़ी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कोई इसके पीछे खड़ा है और शीशे में खड़ा होकर इसकी आंखों को तके जा रहा है। वो एकदम से पीछे मुड़ी, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ी तो वो एक स्टूल से टकराकर नीचे गिर गई। इसके माथे पर चोट आई। फिर इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने बाजू से पकड़कर उठाया हो। जब इसने इसका चेहरा देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां एक बहुत ही खूबसूरत बुलंद कद्दो कामत वाला एक गोरा लड़का खड़ा था। इसने जल्दी से अपने बाजू छुड़ाए और अपने कंधों से इसका हाथ उठाकर दूर झटक दिया। वो बहुत हैरान होकर इसकी तरफ देखे जा रहा था। वो बोला, माफ कीजिए, मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं भागता हुआ यहाँ आ गया। देखा कि आप गिरी पड़ी हैं और आपको चोट लगी है। मैं आपको पट्टी कर देता हूँ। वो जल्दी से एक बॉक्स लाया और इसका जख्म साफ करके पट्टी लगा दी। वो बोला, माजरत चाहता हूँ, मैं बगैर इजाजत आपके कमरे में आ गया, लेकिन मुझे इस वक्त यही मुनासिब लगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो लड़का चला गया, लेकिन हुमा सोचती रही कि आखिर ये कौन था। एक दफा तो उसे ऐसा लगा कि इसके ख्यालों पे कोई छा गया है, लेकिन फिर इसने सोचा कि ये तो देखने में इतना अमीर कबीर लगता है, मैं तो एक मामूली सी नौकरानी हूँ, इसके सामने मेरी क्या अहमियत। अगले दिन जब सुबह सुबह उठकर हुमा हवेली में बेगम साहिबा के साथ नाश्ता बनवाने में लगी तो उन्होंने उसे बताया कि रात इनका बेटा लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल करके लौटा है, तो आज स्पेशल नाश्ता बनाना है क्योंकि वो बहुत देर के बाद घर आया है। वडेरा अब्दुल रहमान की कोई बेटी तो ना थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सालों के बाद इनको बेटे से नवाजा था। ये इनके घर का इकलौता चश्मो चराग था। वडेरे ने इसको पढ़ाने के लिए लंदन भेज दिया था ताकि वो एक काबिल इंसान बन जाए। वडेरा अब्दुल रहमान बहुत सखी दिल इंसान था। वो गरीबों की बहुत मदद करता। हुमा ने बेगम साहिबा की बात सुनकर असबाब में सर हिलाया और काम में लग गई। वो अपनी माँ की तरह खाना बनाने में माहिर थी, क्योंकि वो अक्सर ही इस हवेली में आकर माँ के साथ काम करवाती। हुमा ने टेबल पर नाश्ते के सारे लवाजमात लगा दिए। सबसे पहले वडेरा अब्दुल रहमान नाश्ते की टेबल पे आया। हुमा भी इधर ही खड़ी थी। इतने में इसका बेटा भी आ गया, जो अभी अभी लंदन से पाकिस्तान लौटा था।
हुमा की आंखें उसे देखकर खुली की खुली रह गईं। ये तो वही लड़का था जो रात इसके कमरे में आया था। वो कुर्सी पीछे की तरफ खींचकर इस पर बैठ गया। वो भी हुमा की तरफ हैरानगी से देख रहा था। इतने में बेगम साहिबा बोली, बुरहान बेटा, ये हमारी खानदानी मासी कनीज की पोती है। मासी कनीज की वफात के बाद इनकी बहू नसरीन इधर काम करती थी। अब इनकी भी वफात हो गई है। ये इनकी बेटी है हुमा। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई भी ना रहा, इसीलिए हम उसे इधर ही ले आए हैं। ये इधर क्वार्टर में ही रहती है। बुरहान सारी बात बहुत तवज्जो से सुन रहा था। वो माँ की तरफ तके जा रहा था कि बेगम साहिबा ने हुमा से कहा, जाओ किचन से छोटे साहब के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। इनको फ्रेश जूस पीने की आदत है। हुमा सर हिलाती हुई किचन की तरफ चली गई। बाद में बेगम साहिबा ने बुरहान को बताया, ये बेचारी बोल नहीं सकती लेकिन सुन और समझ हर बात सकती है। बुरहान को बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि ये इतनी खूबसूरत थी और अल्लाह ताला ने इसमें सिर्फ एक ही कमी रखी, इसको जबान नहीं दी थी। नाश्ता खत्म करने के बाद सब अपने अपने कामों में मगन हो गए। हुमा भी हवेली की सफाई करने लगी। इसके साथ 2-3 नौकर और भी होते थे, लेकिन हुमा क्योंकि हवेली की खास नौकरों में से थी, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी। हुमा ने सारे बर्तन समेटे और जैसे ही बर्तन धोने के लिए पानी का नल खोला तो इसके पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि नल में से पानी की जगह खून आ रहा था और खून से इसके सारे हाथ गंदे हो गए थे।